हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम बायोलॉजी। एनसीईआरटी रिकैप सेशन से आगे बढ़ाते हैं। 30th सेशन है आज हमारा। 6th चैप्टर क्लास 12th एनसीईआरटी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, इसके 2 वीडियोस में ऑलरेडी पहले अपलोड कर चुका हूँ और आज इसका तीसरा पार्ट जिसमें हम लोग बात करेंगे अबाउट पैकेजिंग ऑफ डीएनए। अब देखो, पैकेजिंग ऑफ डीएनए आपको तभी समझ में आएगा जब आपको डीएनए का बेसिक स्ट्रक्चर मालूम है। यानी इसके जो 2 पहले सेशंस हमने डिस्कस किए थे उन पहले 2 सेशंस को देखो, उसके बाद इस वीडियो को देखो, तभी आपको ये वीडियो बहुत क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगा। पैकेजिंग ऑफ डीएनए का मतलब क्या हुआ कि डीएनए को किस तरह से न्यूक्लियस में पैक करके रखा गया है। अब सबसे पहले सवाल ये आता है कि डीएनए को इतना पैक करके रखने की ज़रूरत क्यों है। वो हमें तब समझ में आएगा जब हम किसी भी मैमेलियन सेल में डीएनए का लेंथ डिसाइड करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। चलो देखते हैं कि ह्यूमन बींग्स के सेल में डीएनए का लेंथ कितना रहता है। तो हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था कि ह्यूमन बींग्स में करीब 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स होते हैं। यानी नाइट्रोजनस बेस पेयर्स कितने, 6.6 इंटू 10⁹ अब हम ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं कि 2 बेस पेयर्स के बीच का डिस्टेंस रहता है 0.34 नैनोमीटर। इस नैनोमीटर को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो ये आएगा करीब 0.34 इंटू 10⁻⁹ नैनो -9 को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि कुल मिला के बात ये हो गई कि समझो ये 1 2 3 बेस पेयर्स है। यहाँ पर समझो एक एग्जांपल दे रहा हूँ और इन सब के बीच में समझो 1 नैनोमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, तो 2 के बीच में अगर 1 नैनोमीटर का डिस्टेंस है यानी तो टोटल लेंथ कितनी हो गई, तो 1 + 1 यानी कि टोटल 2 नैनोमीटर का लेंथ हो गया। सिमिलरली नंबर ऑफ बेस पेयर्स कितने हैं, 6.6 इंटू 10⁻⁹ और 2 बेस पेयर्स के बीच का डिस्टेंस 0.34 नैनोमीटर है। तो हम लोग लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, यानी 6.6 इंटू 10⁻⁹ मल्टीप्लाइड बाय 0.34 इंटू 10⁻⁻9 और ये आएगा करीब 2.24 मीटर्स या करीब 6 फीट। 6 फीट आप समझते हो कितना लेंथ होता है। एक नॉर्मल ह्यूमन मेल जिसकी अच्छी हाइट हो वो करीब 6 फीट का रहता है। ये देखो, ये जो सोफ़ा, इतना बड़ा सोफ़ा, ये है करीब 6 फीट का सॉरी। तो 6 फीट आपका डीएनए का लेंथ है। और न्यूक्लियस का साइज़ कितना होता है, न्यूक्लियस का साइज़ रहता है 10⁻⁻6 मीटर यानी माइक्रोन्स में। अब आप सोचो एक न्यूक्लियस जिसका साइज़ 10⁻⁻6 मीटर है उसमें 6 फीट का डीएनए कैसे पैक होगा, समझो। तो अगर न्यूक्लियस इतना छोटा है तो ये कैसे पॉसिबल है कि इतना लंबा डीएनए इतने छोटे न्यूक्लियस में हम अकोमोडेट कर पाए। तो इसको अगर समझना है तो आप इसको पहले समझो। मैं आपको एक छोटी सी माचिस की डिब्बिया देता हूँ और एक बहुत लंबा धागा देता हूँ, कोई भी ऊन का धागा दिया मैंने आपको और बोला कि इस ऊन के धागे को इस छोटी सी डिब्बिया में बंद करना है। किया जा सकता है कैसे, जब आप उस धागे को अच्छे से एक दूसरे के साथ कंडेंस कर दो, लपेट दो उसको अच्छे से, तब जाकर आप ये चीज़ कर सकते हो। सेम डीएनए भी कुछ इसी तरह से अपने आप को कंडेंस करता है, ठीक है, और कंडेंस करके इतने छोटे से न्यूक्लियस में अपने आप को अकोमोडेट कर लेता है। अब जैसे ये पिक्चर है, इस पिक्चर में ये आपका पूरा न्यूक्लियस है और ये जो आपको अंदर दिख रहा है वो डीएनए। तो डीएनए किस तरह से फाइबर्स की फॉर्म में गूंथा हुआ है एक दूसरे के ऊपर और तब जाके डीएनए अपने आप को अकोमोडेट न्यूक्लियस में कर पाया है। तो कुछ इस तरह से ये पैकेजिंग रहती है। तो चलो अब हम लोग पैकेजिंग और डिटेल में पढ़ते हैं कि किस तरह से ये डीएनए कैसे गूंथा हुआ है। अभी आप समझो इस बात को, अगर मैं आपको थ्रेड दे दूँ एक बहुत लंबा और उसको बोलूँ कि आप उसको गूंथ दो, समझ रहे हो। तो अगर आप इसको रैंडमली कैसे भी कर दोगे और जब मैं आपको बोलूँगा कि इसको वापस प्रॉपर करना है तब आप उसको वैसे प्रॉपर नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि वो आपस में उलझ जाता है। तो हमें पैकेजिंग कुछ इस तरह से करनी है ताकि अगर हमें कभी उसको अनवाइंड भी करना पड़े तो हम इजीली उसको अनवाइंड कर सकते हैं। बट हम ये सोच रहे होंगे कि अनवाइंड करना क्यों है डीएनए को। तो अगर आपको डीएनए का रेप्लिकेशन करना है समझो, या डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन करना है, तब उस केस में आपको उसको वापस से जो है डिकंडेंस करना पड़ता है ताकि आप उस प्रोसीजर को ईजिली कर सको। प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं तो प्रोकैरियोट्स में आप सबको पता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो होती नहीं है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है दैट डजंट मीन कि डीएनए साइटोप्लाज्म में बिखरा पड़ा है। नहीं, डीएनए साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ नहीं होता। डीएनए एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाता है सेल के अंदर जिसको कहते हैं न्यूक्लियोइड। तो ये जो सर्कल के अंदर मैंने आपको दिखा रखा है ये पोर्शन, ये न्यूक्लियोइड है। यहाँ देखो आप, ये पूरा न्यूक्लियोइड है। डीएनए इस तरह से एक स्ट्रक्चर बना लेता है जिसका नाम है न्यूक्लियोइड। अब नाम क्या रखा है हमने, न्यूक्लियोइड।
तो न्यूक्लियोइड का मतलब क्या होगा, जैसे मैंने आपको हर बार बताया कि जब भी सफिक्स ऑइड यूज़ होता है तो उसका मतलब होता है लाइक, यानी उसके जैसा है। तो न्यूक्लियोइड का मतलब न्यूक्लियस के जैसा, एक स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियस के जैसा है पर एक्चुअल में न्यूक्लियस नहीं है। तो प्रोकैरियोट्स में डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होती, इसलिए डीएनए स्कैटर्ड फिर भी नहीं रहता। डीएनए एक प्रॉपर शेप में रहता है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाता है जिसका नाम है न्यूक्लियोइड। अब हम सबको मालूम है कि डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, चाहे प्रोकैरियोट्स हो या यूकैरियोट्स, डीएनए हमेशा कैसा रहेगा, नेगेटिवली चार्ज्ड। आपको कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ये बताना है कि डीएनए का नेगेटिव चार्ज होने के पीछे रीज़न क्या है, वाई डीएनए इज़ नेगेटिवली चार्ज्ड, ये आपको मुझे बताना है। अब हो क्या रहा है, देखो डीएनए के ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज्ड। तो कुछ प्रोटीन्स हैं जिनका चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव चार्ज्ड प्रोटीन, ठीक है। और इसके ऊपर मैंने एक नेगेटिवली चार्ज्ड डीएनए रैप कर दिया समझो। तो ये जो अट्रैक्शन होगा पॉजिटिव और नेगेटिव, उसकी वजह से ये पूरा डीएनए जो है एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में आ पाता है, जिसको नाम दिया गया है न्यूक्लियोइड, ठीक है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इनका सिस्टम नहीं होता जैसा यूकैरियोट्स का है। तो न्यूक्लियोइड में डीएनए कैसे ऑर्गेनाइज्ड रहता है, इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन लार्ज लूप्स, बड़े बड़े लूप्स बनाता है ये, और इन लूप्स को होल्ड कौन करके रखता है, प्रोटीन्स। आप इस पिक्चर में देख लो कितने लूप्स दिख रहे हैं आपको यहाँ पे। ये लूप्स आपस में एसोसिएटेड होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं विद द हेल्प ऑफ सम पॉजिटिव चार्ज्ड प्रोटीन्स, और जो नेगेटिवली चार्ज्ड डीएनए को होल्ड करके रखते हैं, तभी ये होल्डिंग इजीली हो पाती है। ये देखो कुछ इस तरह से आपको दिख रहा होगा ये। तो ये जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर दिखा रखे हैं, ये सारे पॉजिटिव चार्ज्ड प्रोटीन्स हैं, और ये जो थ्रेड है वो नेगेटिवली चार्ज्ड डीएनए। तो इसी अट्रैक्शन की वजह से, नेगेटिव पॉजिटिव के अट्रैक्शन की वजह से ये होल्ड हो पाता है। तो ये एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है प्रोकैरियोट्स में। बात करते हैं हम यूकैरियोट्स के। यूकैरियोट्स का जो स्ट्रक्चर है डीएनए का बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, और इसी कॉम्प्लिकेसी की वजह से बहुत अच्छे से यूकैरियोट्स में ये पैकेजिंग हो पाती है। डीएनए का जो प्रोकैरियोट्स का जो डीएनए है उसकी लेंथ कुछ इतनी ज़्यादा होती नहीं, बट यूकैरियोट्स के डीएनए की लेंथ बहुत ज़्यादा है, 6 फीट। न्यूक्लियस का साइज़ बहुत छोटा है, तो हमें उस छोटे से न्यूक्लियस में एक बहुत लंबा डीएनए पैक करना है। उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी कुछ स्पेशल प्रोटीन्स की, जिसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन्स। तो पहले मैं आपको हिस्टोन प्रोटीन्स के बारे में समझाता हूँ, फिर मैं आपको हिस्टोन प्रोटीन्स किस तरह से पैकेजिंग में हेल्प करते हैं वो हम लोग स्टडी करेंगे। देखो हिस्टोन प्रोटीन्स एक सेट ऑफ प्रोटीन्स है जिसमें पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक प्रोटीन्स है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। यानी अगर आप डीएनए की बात करो तो डीएनए एसिडिक है और नेगेटिवली चार्ज्ड है, जैसा हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। और इस डीएनए को मुझे जिस प्रोटीन के ऊपर रैप करना है वो प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज्ड है और बेसिक है, इसलिए आप समझ रहे हो ये पॉजिटिव और नेगेटिव का जो अट्रैक्शन रहेगा उसकी वजह से डीएनए अच्छे से उस प्रोटीन बॉल के ऊपर आराम से वाउंड अप रहेगा। अभी मैं आपको शो करूंगा पिक्चर्स जिसमें आपको समझ में आएगा। अब सवाल ये आता है कि हिस्टोन प्रोटीन्स पॉजिटिव चार्ज्ड कैसे हुए, बेसिक प्रोटीन्स कैसे हुए। अब जब हमने प्रोटीन्स के बारे में स्टडी की कि प्रोटीन्स एसिडिक होते हैं, बेसिक होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। प्रोटीन्स सारे क्या है, प्रोटीन्स सारे किसके बने, अमीनो एसिड्स के। तो प्रोटीन में जिस टाइप के अमीनो एसिड्स होंगे उसी हिसाब से प्रोटीन भी होगा। अब अमीनो एसिड्स के बारे में भी आपने पढ़ा है कि 3 टाइप के होते हैं, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। अब स्टोन एक बेसिक प्रोटीन है, पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन है, तो इसका क्लियर सा रीज़न है कि उसके पास जो अमीनो एसिड्स हैं ये अमीनो एसिड्स बेसिक है। और स्टोन में कौन सी अमीनो एसिड्स होती हैं, तो होती है लाइसिन और आर्जिनिन। अब आपके सामने ये लाइसिन और आर्जिनिन का पिक्चर है, आप यहाँ देखो। लाइसिन में देखो आप NH2 NH2, आर्जिनिन में देखो NH2 NH NH NH2, नाइट्रोजन लोन पेयर होते हैं इसके पास में। तो आप देखो कितने अमीन ग्रुप हैं इनके पास में अलग अलग, लाइसिन और आर्जिनिन के पास। यही रीज़न है कि ये दोनों बेसिक अमीनो एसिड्स हैं, क्योंकि इन दोनों के पास में अमीन ग्रुप ज़्यादा है। एसिडिक अमीनो एसिड्स कौन सी होती है, जिनके पास कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप ज़्यादा हो। तो ये लाइसिन और आर्जिनिन, हिस्टोन प्रोटीन्स में बहुत ज़्यादा लाइसिन और आर्जिनिन पाया जाता है। यही रीज़न है कि हिस्टोन प्रोटीन्स बेसिक होते हैं, क्योंकि इनमें बेसिक अमीनो एसिड्स प्रेजेंट रहते हैं और इनकी साइड चेन्स में फिर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होंगे। पॉजिटिव चार्ज कैसे डेवलप होंगे, तो ये NH2
NH3+, NH+, आपको पता होगा किस तरह से ये प्लस बनाते हैं। COO हमेशा माइनस बनाता है, इस कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप माइनस ग्रुप बनाता है और अमीनो एसिड वाला अमीन ग्रुप पॉजिटिव बनाता है, तो बेसिक अमीनो एसिड्स पॉजिटिवली चार्ज्ड रहते हैं। यही रीज़न है स्टोन के पॉजिटिव चार्ज होने का। अब होगा क्या, स्टोन प्रोटीन्स बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, हम लोग नेमिंग में नहीं जा रहे बिकॉज हम NCERT तक ही लिमिट रख रहे हैं। हम क्या करेंगे, 8 अलग अलग स्टोन्स होते हैं, उन स्टोन्स को मिलाकर एक प्रॉपर एक शेप बना रहे हैं कुछ ऐसा। देखो आपको यहाँ पे कितने स्टोन मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स जो आपको दिख रहे हैं, 4 बॉल्स पीछे 4 बॉल्स आगे, ये कहलाता है स्टोन का ऑक्टामर। ऑक्टा मीन्स 8, यानी कि 8 स्टोन मॉलिक्यूल्स का ग्रुप, स्टोन ऑक्टामर। अब इस स्टोन ऑक्टामर चार्ज कैसा है, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड। इस स्टोन ऑक्टामर के ऊपर ये इस तरह से रेड कलर का जो आपको यहाँ शो कर रखा है DNA रैपअप होके रहता है। यहाँ देखो आप, स्टोन ऑक्टामर के ऊपर ये इस तरह से रेड कलर DNA जो शो कर रखा है, ये इस तरह से पीछे से आएगा, फिर वापस ये रैप हो रहा है। तो कुछ इस तरह से DNA रैपअप रहता है इस स्टोन ऑक्टामर के ऊपर। अब इस स्टोन ऑक्टामर और उसके साथ एसोसिएटेड DNA, इन दोनों को मिला के जो स्ट्रक्चर बना है उसका नाम है न्यूक्लियोसोम। स्टोन ऑक्टामर के ऊपर जब DNA रैपअप हो गया, अब जो स्ट्रक्चर बना उसको हम क्या नाम देंगे, न्यूक्लियोसोम। तो नेगेटिवली चार्ज्ड DNA इज रैप्ड अराउंड पॉजिटिवली चार्ज्ड स्टोन ऑक्टामर टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज न्यूक्लियोसोम। अब इस तरह से ये बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स ही प्रेजेंट रहते हैं DNA में। मैं अभी आपको पिक्चर दिखाऊंगा एक कंप्लीट, जिसमें आपको समझ में आएगा कि किस तरह से ये न्यूक्लियोसोम्स मिलकर एक कंप्लीट DNA का काम करते हैं। ये देखो यहाँ पे 2 न्यूक्लियोसोम दिखा रखा है, ये पहला और ये दूसरा। तो किस तरह से देखो DNA आया, रैपअप हुआ इस ऑक्टामर पे, ये रैपअप हुआ और ये अब ये जाकर किसी और स्टोन ऑक्टामर पे इस तरह से चलते चलते पूरी की पूरी एक लंबी चेन बनने लगती है। एंड आई होप आपको यहाँ पे स्टोन ऑक्टामर और न्यूक्लियोसोम के बीच का डिफरेंस भी समझ में आया होगा। अब एक सिंगल न्यूक्लियोसोम की अगर मैं बात करूं तो उसमें करीब एक DNA के 200 बेस पेयर्स जो है वो होते हैं। यानी एक सिंगल न्यूक्लियोसोम पे ये जो DNA रैप हो रखा है, इसके 200 बेस पेयर्स, मतलब बेसिकली हम यहाँ पे लेंथ ऑफ DNA की बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि इन्हीं न्यूक्लियोसोम्स की एक कंप्लीट चेन बनती है, ठीक है, तो वो ये स्ट्रक्चर बनता है। देखो ये आपको बहुत सारे यहाँ पे न्यूक्लियोसोम्स दिख रहे होंगे, ये N1 N2 N3, तो ये कुछ इस तरह से बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स जो है आपस में इस तरह से एक कंप्लीट चेन बनाते हैं। आप इस पे देखो, ये जो येलो कलर की बॉल्स दिखा रखी है वो है स्टोन ऑक्टामर, और ये जो रेड कलर का DNA दिखा रखा है ये वो DNA जो उसके ऊपर रैपअप हो रखा है। तो ऑक्टामर प्लस वो DNA दोनों मिलकर क्या बन गया, न्यूक्लियोसोम। और हर न्यूक्लियोसोम को कनेक्ट करने वाला DNA भी यहाँ प्रेजेंट है, ये देखो जो इनको कनेक्ट कर रहा है। बिकॉज ये 2 न्यूक्लियोसोम्स को लिंक कर रहा है, इसलिए इसको लिंकर DNA कहा जाता है। चलिए अब हम इसको अगर और थोड़ा सा जूम आउट करके देखें, यानी इसको और ज़्यादा अगर फर्दर कंडेंसेशन करेंगे, तो हमें ये न्यूक्लियोसोम्स इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कुछ इस तरह से दिखते हैं। देखो यहाँ पे आपको ये जो बॉल्स दिख रही है, ये सारे न्यूक्लियोसोम्स हैं, और ये न्यूक्लियोसोम्स की चेन दिख रही होगी आपको कंप्लीट यहाँ पे। तो जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो हमें कुछ इस तरह का एक पिक्चर दिखाई देता है, और इसको कहते हैं बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग। बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग का इसका क्या मतलब हुआ, बीड्स का मतलब होता है मोती और स्ट्रिंग मतलब धागा। तो ऐसा लगता है एक धागे में बहुत सारे मोती पिरो रखे हो। तो न्यूक्लियोसोम्स इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग की तरह दिखाई देते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब NCERT की लाइन ले लेते हैं हम लोग। देखो जब हम एक रेस्टिंग सेल की बात करें, अब यहाँ जो मैं आपको कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ अच्छे से समझें आप। एक रेस्टिंग सेल की जब मैं बात करता हूँ तो रेस्टिंग सेल को जब आप देखते हो तो उसमें आपको क्रोमाटिन दिखाई देता है। ये फर्दर कंडेंस होकर बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग, और ये और ज़्यादा कंडेंस करूँगा तब जाकर दिखेगा आपको क्रोमाटिन। क्रोमाटिन वाला DNA जब और भी ज़्यादा कंडेंस होगा तब बनेगा क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम्स एक सेल तभी बनाता है जब वो सेल डिवाइड होगा।
यानी जब आप रेस्टिंग सेल में न्यूक्लियस को देखोगे तो आपको क्रोमाटिन दिखेगा, और एक डिवाइडिंग सेल में न्यूक्लियस में देखोगे तो आपको क्रोमोसोम्स देखने को मिलेंगे। इसीलिए तो कहते हैं कि क्रोमोसोम्स की स्टडी करना हो तो सबसे बेस्ट फेज़ है मेटाफेज स्टेज, क्योंकि मेटाफेज स्टेज में डीएनए अपने सबसे ज़्यादा कंडेंस्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अभी जो वर्ड है ना क्रोमाटिन, इसको क्रोमाटिन क्यों बोला गया? बेसिकली देखो, जब न्यूक्लियस की अंदर न्यूक्लिक एसिड्स की डिस्कवरी की गई तो कुछ कलर्ड बॉडी की तरह ये दिखाई दिया। क्रोमा का मतलब होता है कलर, तो क्रोमाटिन का बेसिक मतलब हो गया कोई कलर्ड बॉडी, और ये कलर्ड बॉडी ही बाद में हमें पता चला कि डीएनए और आरएनए यानी न्यूक्लिक एसिड्स हैं। अब ये बात आपको ध्यान रखना है कि क्रोमाटिन में केवल डीएनए नहीं होता, क्रोमाटिन में डीएनए, आरएनए और उसके साथ एसोसिएटेड सारे प्रोटीन्स, इन सबको मिलाकर क्रोमाटिन कहा जाता है। तब अगर आपसे पूछा जाए कि इस क्रोमाटिन का रिपीटिंग यूनिट कौन सा है, तो हम आंसर देंगे न्यूक्लियोसोम्स। तो न्यूक्लियोसोम्स कंस्टिट्यूट रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस कॉल्ड एज क्रोमाटिन, यानी न्यूक्लियस में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे कहा जाता है क्रोमाटिन, और न्यूक्लियोसोम्स उसकी रिपीटिंग यूनिट है। क्रोमाटिन बेसिकली क्या है? थ्रेड लाइक स्टेन्ड बॉडीज है जो न्यूक्लियस में दिखाई देती है। स्टेन्ड मतलब जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे किसी भी स्ट्रक्चर को देखते हैं तब उससे पहले उसकी स्टेनिंग की जाती है, तो ये क्रोमाटिन वो स्टेन एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए वो कलर्ड दिखाई देता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, हम इस पूरा कंसेप्ट को एक बार वापस से समराइज करते हैं। देखो डीएनए, ये आपको यहाँ दिख रहा होगा डबल हेलिक्स मॉडल। अब मैं इसको धीरे धीरे कंडेंस करता जा रहा हूँ। देखो आप इसको ऐसा समझ लो कि जूम आउट करते जा रहे हो। इसको जूम आउट करने का मतलब क्या हुआ कि आप उससे दूर जाते जा रहे हो। एक तो होता है जूम इन करना, यानी हम और ज़्यादा डीप में उसको देख रहे हैं। एक जूम आउट करना मतलब और ज़्यादा सुपरफिशियली देख रहे हैं। तो जब मैं उसको जूम आउट करता जा रहा हूँ तो यहाँ पर देखो आप, ये इस तरह से अभी एक फाइबर की तरह दिख रहा है डीएनए। फिर मुझे दिखने लगे ये न्यूक्लियोसोम्स, ये सारे न्यूक्लियोसोम्स। और ज़्यादा जब मैं इसको कंडेंस करूँगा तब मुझे दिखेंगे क्रोमाटिन फाइबर्स, ये देखो यहाँ पे। और ज़्यादा जब इसकी फर्दर कंडेंसिंग होगी तब बनेगा क्रोमोसोम। यानी जब मैं इस डायरेक्शन में यानी नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा हूँ तो यहाँ पर कंडेंसेशन बढ़ती जा रही है, और जब ये कंडेंसेशन बढ़ती जाएगी शुरुआत में हमें न्यूक्लियोसोम्स दिखेंगे। इनका कंडेंसेशन करेंगे तो क्या मिलेगा? बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग। और ज़्यादा कंडेंस करोगे तो मिलेगा क्रोमाटिन फाइबर्स, और जब और ज़्यादा कंडेंस करोगे तो मिलेगा क्रोमोसोम्स। अब क्रोमाटिन फाइबर्स कब दिखेंगे और क्रोमोसोम्स कब दिखेंगे तो हमने डिस्कस किया। क्रोमाटिन आपको दिखेगा एक रेस्टिंग सेल में, एक ऐसा सेल जो डिवाइड नहीं हो रहा, और क्रोमोसोम्स आपको दिखेंगे डिवीजन के वक्त। केवल सेल डिवीजन के वक्त ही क्रोमाटिन फाइबर्स और ज़्यादा कंडेंस होते हैं और क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन करते हैं। अभी जो हायर लेवल पे फर्दर कंडेंसेशन हुआ है यहाँ पर, इस कंडेंसेशन के लिए ज़रूरी है कुछ स्पेशल प्रोटीन्स जिनका नाम है नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स, NHC ये नाम है। देखो नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स, यानी आप ये कह सकते हो कि डीएनए के कंडेंसेशन के लिए हमें दो तरह के प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है। पहला है हिस्टोन प्रोटीन और दूसरा है नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। और ये जो नॉन हिस्टोन वाले प्रोटीन्स हैं इनकी ज़रूरत हमें पड़ती है हायर लेवल्स पे, यानी आपको अगर क्रोमाटिन को भी और ज़्यादा कंडेंस करना हो तब आपको इन नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स की आवश्यकता होगी। बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर इन क्रोमाटिन इज पैकेज्ड टू फॉर्म क्रोमाटिन फाइबर्स। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि बीड्स ऑन स्ट्रिंग जो स्ट्रक्चर है क्रोमाटिन का, उसकी फर्दर पैकेजिंग होकर क्रोमाटिन फाइबर्स बनते हैं दैट आर फर्दर कॉइल्ड एंड कंडेंस्ड, जिनका फर्दर कॉइलिंग होती है, फर्दर कंडेंसेशन होता है मेटाफेज स्टेज पे, और तब जाके हमें दिखाई देते हैं क्रोमोसोम्स। तो ये बेसिक पैकेजिंग होती है यूकैरियोट्स में। अब क्रोमाटिन फाइबर्स दो टाइप के होते हैं, एक है यूक्रोमाटिन और एक है हेटेरोक्रोमाटिन। डिफरेंसेस देखते हैं, इस पिक्चर को देखो आप। अब ये दो अलग अलग टाइप के क्रोमाटिन फाइबर्स है, इनमें डिफरेंस है कंडेंसेशन का। आप इस वाले पिक्चर को देखो, न्यूक्लियोसोम्स किस तरह से बहुत पास पास में कंडेंस हो रखे हैं, जबकि यहाँ पे न्यूक्लियोसोम्स के बीच में थोड़ी डिस्टेंस है। यानी आप ये कह सकते हो कि ये जो बाइंडिंग है ये थोड़ी लूज टाइप की बाइंडिंग है और ये थोड़ी टाइट टाइप की कॉइलिंग है। तो हेटेरोक्रोमाटिन जो रहता है वो इसी तरह का टाइट कॉइलिंग शो करता है, जबकि यूक्रोमाटिन इस तरह से लूज रहता है। तो यूक्रोमाटिन का पैकिंग कैसा है? लूज पैकिंग, और हेटेरोक्रोमाटिन का डेंस पैकिंग। अब आप समझें इस चीज़ को कि जब हम स्टेनिंग करेंगे इसको माइक्रोस्कोप में देखने के लिए, तो ज़्यादा स्टेन कहाँ एब्जॉर्ब होगी? ऑब्वियसली यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर टाइट पैकिंग है।
तो बिकॉज यहाँ पर टाइट पैकिंग है, ज़्यादा स्टेन ही एब्जॉर्ब करेगा, इसलिए माइक्रोस्कोप में ये थोड़ा डार्क दिखेगा। आप यहाँ देखो हेट्रोक्रोमाटिन को, यहाँ पर ये देखो ये किस तरह से आपको डार्क दिख रहा है ज़्यादा। ये हेट्रोक्रोमाटिन डार्कली स्टेन्ड है और ये यू क्रोमाटिन जो थोड़ा लाइटली स्टेन्ड है, क्योंकि ये लूज पैकिंग है इनकी। तो ये डिफरेंस हो गया उनकी माइक्रोस्कोपी में कि यू क्रोमाटिन जो है वो उसकी लाइट स्टेनिंग रहती है, जबकि हेट्रोक्रोमाटिन डार्क स्टेनिंग है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस इनका है वो है इनके फंक्शन के बेसिस पे। अब इसको आप ध्यान से समझना। देखो यू, मैंने आपको बहुत बार कहा है कि बायोलॉजी में जब भी हम, इनफैक्ट पूरे साइंस में जब भी हम यू वर्ड यूज़ करते हैं एज अ प्रीफिक्स, तो उसका मतलब होता है ट्रू, यानी यू क्रोमाटिन ट्रू क्रोमाटिन है। देखो बेसिकली क्रोमाटिन यानी डीएनए, डीएनए का मेन फंक्शन क्या है, तो आप बोलोगे सेंट्रल डॉग्मा, जिसमें डीएनए अपने अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उसको एमआरएनए की फॉर्म में और बाद में एमआरएनए उसको प्रोटीन की फॉर्म में ट्रांसलेट करती है। तो दिस इज ट्रांसक्रिप्शन। ये जो पहला स्टेप है जिसमें डीएनए से एमआरएनए बनेगा वो ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, और ये सेकंड स्टेप ट्रांसलेशन कहलाता है। और दोनों स्टेप को कंबाइन कर दूँ तब बनता है सेंट्रल डॉग्मा। तो डीएनए का एक एमआरएनए का फॉर्मेशन करना, डीएनए से एक एमआरएनए का फॉर्मेशन होना, डीएनए में जो इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन की हेल्प से एमआरएनए का सिंथेसिस, इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो यू क्रोमाटिन ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है, ये ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। यू क्रोमाटिन ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है, यही एमआरएनए का फॉर्मेशन कर सकता है, इसलिए इसी को ट्रू क्रोमाटिन कहा गया, जबकि हेट्रोक्रोमाटिन ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव नहीं होता। अब यहाँ समझें इस चीज़ को, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत कंफ्यूज रहते हैं और उन्होंने गलत भी सीखा हुआ है। हेट्रोक्रोमाटिन और यू क्रोमाटिन में से जो मेजॉरिटी है वो हेट्रोक्रोमाटिन का रहता है। मेजॉरिटी ऑफ द डीएनए इज इन द फॉर्म ऑफ हेट्रोक्रोमाटिन, पर ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है। तो कुछ बच्चे ऐसा समझते हैं कि हेट्रोक्रोमाटिन का बॉडी में कोई रोल नहीं रहता, या फिर आपको हो सकता है कुछ टीचर्स ने ये भी बताया होगा कि हेट्रोक्रोमाटिन बिल्कुल ही यूजलेस डीएनए। ठीक है, मैंने कुछ यूट्यूब पे वीडियोस देखे हैं ऐसे जहाँ पे मुझे ये सुनने को मिला है, बट दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। हेट्रोक्रोमाटिन को आप यूजलेस डीएनए नहीं कह सकते। हेट्रोक्रोमाटिन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है हमारी बॉडी में। अब वो रोल क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं कि हेट्रोक्रोमाटिन आपकी बॉडी में ऐसा क्या काम करता है जिसकी वजह से इतना इंपॉर्टेंस है इसका भी। ठीक है, आई रियली होप कि आप मुझे ये आंसर दे पाओगे, और नहीं भी दे पाए तो कोई बात नहीं, जब हम हेट्रोक्रोमाटिन डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे मैं इसके फंक्शंस भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो बस दैट्स इट, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस। बने रहिए हमारे साथ में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। आपको अभी भी किसी तरह के कोई डाउट हो या आपको PDF की रिक्वायरमेंट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे, मेरी मेल ID पे या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस।